ओके, लेट्स अनपैक दिस। सोचिए कि एक चलती हुई तेज रफ्तार ट्रेन है और उस ट्रेन का इंजन बदलना है, वो भी तब जब ट्रेन फुल स्पीड में चल रही हो। हाँ, ये तो मतलब सुनने में ही नामुमकिन लगता है। ऐसा थोड़ी होता है। राइट, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो जाहिर है स्पीड कम होगी, झटके लगेंगे या शायद ट्रेन पटरी से ही उतर जाए। लेकिन क्या हो अगर इंजन बदलने के ठीक बाद ट्रेन की स्पीड कम होने के बजाय अचानक और ज्यादा बढ़ जाए? ऐसा रियल वर्ल्ड में देखना बहुत रेयर होता है, क्योंकि जब ऑपरेशंस मैसिव स्केल पर होते हैं ना, तो छोटा सा भी बदलाव पूरे सिस्टम को रोक सकता है। एक इंजन बदलना तो बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली और लॉजिस्टिक्स की कॉम्प्लेक्स दुनिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ ऐसा ही किया है डिलीवरी ने। उनके लेटेस्ट Q4 अर्निंग्स और FY26 एनुअल इन्वेस्टर परफॉर्मेंस एनालिसिस डैशबोर्ड, इसके अलावा स्क्रीनर का जो हिस्टोरिकल डेटा है, उसे देखकर मैं लिटरली हैरान थी। हाँ, और हैरानी वाली बात है भी। एक ऐसी कंपनी जो कुछ समय पहले तक भारी नुकसान में थी, उसने एकदम से स्ट्रक्चरल प्रॉफिटेबिलिटी और पॉजिटिव कैश फ्लो तक का सफर तय कर लिया है। तो आज के इस डीप डाइव का मकसद इसी बुलिश केस को समझाना है। हम देखेंगे कि ये सब अचानक कैसे हुआ और क्या आम रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और एक चीज मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहूंगा, आज के इस एनालिसिस में हमें सिर्फ स्प्रेडशीट्स और फाइनेंशियल नंबर्स में नहीं उलझना है। बिल्कुल। उन नंबर्स के पीछे जो डीप टेक्नोलॉजी, AI और ऑटोमेशन काम कर रही है, जिसने स्केल को पॉसिबल बनाया है, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि असल कहानी बैलेंस शीट में नहीं है। सही बात है। असल कहानी उस मशीनरी में है जो इन नंबर्स को ड्राइव कर रही है। एक ऑपरेशंस हैवी बिजनेस में जब तक जमीन पर चल रही गाड़ियों और वेयरहाउसेस में घूम रहा रोबोट्स को नहीं समझेंगे, तब तक फाइनेंशियल नंबर्स सिर्फ हवा में बातें लगेंगी। सही कहा। तो सबसे बड़ी हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं, जिसने पिछले कुछ वक्त में मार्केट का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। इनका नेगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव एनुअल प्रॉफिट का अचानक शिफ्ट होना। द टर्न अराउंड। हाँ, अब जो नंबर्स मैं बता रही हूँ शायद पहली बार सुनने में थोड़े टेक्निकल लगें, लेकिन इन्हीं नंबर्स में इनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का राज छुपा है। FY26 में डिलीवरी का टोटल रेवेन्यू 10,484 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि लगभग 17.4% की सॉलिड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एग्जैक्टली। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर इनका ईबीटा मार्जिन है, जो 4.2% से बढ़कर 7.3% हो गया है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ईबिटा एक तरह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। यानी डे टू डे बिजनेस कितना पैसा बना रहा है टैक्स और लोन के इंटरेस्ट हटाने से पहले। राइट। और ये मार्जिन बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि डिलीवरी का ईबिटा 376 करोड़ से सीधा डबल होकर 764 करोड़ हो गया। अरे वाह, डबल। हाँ, और जो ईबिट यानी डिप्रिसिएशन वगैरह हटाने के बाद का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल नेगेटिव 157 करोड़ था, वो अब पॉजिटिव 119 करोड़ हो चुका है। ये एक क्लासिक टर्न अराउंड की शुरुआती निशानी होती है। वही तो। और यहाँ मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगता है इनका फ्री कैश फ्लो। किसी भी बिजनेस की असली सांस उसका कैश फ्लो होती है ना। बिल्कुल, कैश इज किंग। 5 में नेगेटिव 252 करोड़, लेकिन अब एक अचानक टर्न अराउंड के बाद इनका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव 89 करोड़ हो गया है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये फ्री कैश फ्लो का शिफ्ट एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंटल माइलस्टोन है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मैनेजमेंट ने इसका टारगेट एक्चुअली अगली साल के लिए रखा था। ओह वेट, वाकई? हाँ, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्लानिंग से एक साल पहले ही अचीव कर लिया है। और इस वक्त इनका कैश बैलेंस 4,555 करोड़ की बहुत ही मजबूत स्थिति में मौजूद है। ये अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बहुत लंबा स्ट्रगल और स्केल का जादू है। स्केल की बात करें तो मैंने उनके अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की थी। इनके एक्सप्रेस पार्सल बिजनेस ने एक साल में 1.054 बिलियन शिपमेंट्स का बड़ा माइलस्टोन क्रॉस किया है और उनका PTL यानी पार्ट ट्रक लोड वॉल्यूम 1.99 मिलियन मेट्रिक टन्स तक पहुंच गया है। ये बहुत मैसिव स्केल है। पर एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। एक आम इन्वेस्टर के नजरिए से सोचें तो क्या ये 1 बिलियन शिपमेंट सिर्फ एक वैनिटी मैट्रिक नहीं है? वैनिटी मैट्रिक? कैसे? मतलब दिखाने के लिए और अखबारों में छपने के लिए बड़ा नंबर लगता है, पर क्या इसका उनकी रियल प्रॉफिटेबिलिटी या फ्यूचर प्राइसिंग पावर से कोई सीधा कनेक्शन है भी? ये बहुत ही वैलिड और जरूरी सवाल है। पर नहीं,
ये बिल्कुल भी वैनिटी मैट्रिक नहीं है। देखो, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में एक कोर कॉन्सेप्ट होता है जिसे नेटवर्क डेंसिटी कहते हैं। अच्छा। जब कोई नेटवर्क शुरुआती दौर में सिर्फ 1 मिलियन पार्सल्स डिलीवर कर रहा होता है, तो ट्रक्स अक्सर आधे खाली चलते हैं। एक ही रूट पर 2 अलग-अलग ट्रक्स भेजने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पर पार्सल डिलीवरी कॉस्ट बहुत हाई होती है। आई सी। तो ये कुछ एक कमर्शियल फ्लाइट जैसा है। एक प्लेन को उड़ाने का खर्चा लगभग उतना ही होता है, चाहे उसमें 10 पैसेंजर्स बैठे हों या 200। एग्जैक्टली। तो जब स्केल 1 बिलियन शिपमेंट्स तक पहुंचता है, तो इसका मतलब है कि इनके ट्रक्स की लगभग हर सीट फुल है और इस वजह से पर पार्सल कॉस्ट ड्रास्टिकली गिर जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हर गाड़ी लगभग फुल कैपेसिटी पे चल रही होती है। रूट्स इस तरह से ऑप्टिमाइज हो जाते हैं कि ड्राइवर को कम डिस्टेंस में ज्यादा डिलीवरीज मिल जाती हैं। ये जो नेटवर्क डेंसिटी बनी है, ये अब इनके इंडस्ट्री पीयर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव मोड बन चुकी है। मोट कैसे बन गई? क्योंकि अगर आज कोई नई लॉजिस्टिक्स कंपनी इस स्केल तक पहुंचने की कोशिश करेगी, तो उसे ऐसी नेटवर्क डेंसिटी बनाने के लिए कई साल लग जाएंगे और हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। डिलीवरी अब उस फेज से आगे निकल चुकी है। ये सच में एक ड्यूरेबल एडवांटेज लग रहा है। और इस प्रॉफिटेबिलिटी में एक और ट्विस्ट है। इस साल डिलीवरी ने ई-कॉम एक्सप्रेस का इंटीग्रेशन भी किया है अपने सिस्टम में। हाँ, ये एक बड़ा मूव था। अब जब 2 इतनी बड़ी नेटवर्क्स आपस में मर्ज होती हैं, तो ओवरलैप्स होते हैं, आईटी सिस्टम्स मर्ज करने पड़ते हैं और इसमें लगभग 148 करोड़ का खर्च आया है, जो कि उन्होंने रिपोर्ट में क्लियर किया है। बिल्कुल। अगर ये वन टाइम इंटीग्रेशन कॉस्ट नहीं आती, तो सोचिए इनका प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो एक्चुअली कितना ज्यादा होता। सही बात है। वो 148 करोड़ एक ट्रांजिशनल कॉस्ट है। उसे हटाकर देखें तो कोर बिजनेस की असल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्टेड नंबर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग दिखती है। और जैसे ही ये इंटीग्रेशन पूरी तरह सेट हो जाएगा, ई-कॉम एक्सप्रेस का वॉल्यूम भी उस नेटवर्क डेंसिटी में ऐड होगा, जो फ्यूचर मार्जिन्स को और पुश करेगा। अब अगर इनका ये कोर ऑपरेशंस इतना सॉलिड कैश जनरेट कर रहा है, तो नेचुरली दिमाग में अगला सवाल आता है कि ये एक्स्ट्रा कैश जा कहाँ रहा है? इस पैसे का कंपनी कर क्या रही है? ये सबसे क्रूशियल सवाल है कैपिटल एलोकेशन का। और यहाँ मुझे इनके बिजनेस वर्टिकल्स के बीच एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस की एफिशिएंसी देखें, तो इस सेगमेंट का ROIC यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 16% तक पहुंच गया है। और ये 16% ROIC लॉजिस्टिक जैसी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में एक मैजिक नंबर जैसा है। मैजिक नंबर क्यों? इसका मतलब है कि इनका कोर ट्रांसपोर्ट इंजन अब कैपिटल को बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहा है। हर 100 रुपए जो बिजनेस में लगे हैं, वो 16 रुपए का सॉलिड रिटर्न दे रहे हैं। ओह वाओ। इसके अलावा उनकी सप्लाई चेन सर्विसेज, जिसे SCS कहते हैं, उसमें भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रही है। पिछले साल के मुकाबले इस सेगमेंट का मार्जिन 4 गुना बढ़कर 79 करोड़ हो गया है और अब ये प्रॉफिटेबली रन कर रहा है। इनके पास ऑटो, FMCG और ई-कॉमर्स सेक्टर से लगभग 1800 करोड़ की पाइपलाइन भी डिस्कशंस में है। Here's where it gets really interesting. एक तरफ उनका ये कोर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है जो एकदम स्टेबल और प्रॉफिटेबल है, और दूसरी तरफ उनके नए वेंचर्स हैं, जैसे डिलीवरी लोकल, रैपिड और फाइनेंशियल सर्विसेज। राइट। एनुअल डैशबोर्ड साफ दिखाता है कि ये सभी नए वेंचर्स अभी भी लॉस मेकिंग है, यानी ये अपने इन्वेस्टमेंट फेज में है। मैनेजमेंट ने क्लियर किया है कि अगले साल इन नए इनिशिएटिव्स में लगभग 130 से 107 करोड़ मजीद इन्वेस्ट किए जाएंगे। हाँ, उनका एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। अगर एक एनालॉजी यूज की जाए तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इंसान की बहुत अच्छी, स्टेबल और हाई पेइंग जॉब हो और वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा किसी नई, अनजान और रिस्की साइड हसल में लगा रहा हो। तो ये बैलेंस कैसे बन रहा है? ये साइड हसल वाली एनालॉजी काफी हद तक सही बैठती है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि ये साइड हसल उनके कोर बिजनेस से जुड़ी हुई एक लंबी सोच का हिस्सा है। देखो, मैनेजमेंट एग्रेसिव एक्सपेंशन और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बना रही है। कोर ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी और वहां से आने वाला पॉजिटिव कैश फ्लो ही असल में इन लॉस मेकिंग नए वेंचर्स को सब्सिडाइज कर रहा है, यानी उन्हें फंड कर रहा है। और मैनेजमेंट ये बखूबी जानती है कि कैपिटल कहाँ लगाना है और कहाँ से निकालना है। इसका सबसे बड़ा सबूत उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल है। आपने NWC डेज वाला डेटा पॉइंट देखा? हाँ, NWC यानी नेट वर्किंग कैपिटल डेज। मैंने देखा कि जो नंबर सिर्फ 3 साल पहले 48 दिन थे, वो ड्रास्टिकली कम होकर अब सिर्फ 11 दिन रह गए हैं। पर वेट, हाँ, 38 दिन से सीधा 11 दिन एक ऑपरेशंस हैवी इंडस्ट्री में जहां हजारों ट्रक्स हैं, लाखों डिलीवरीज हैं
और कॉर्पोरेट क्लाइंट से पैसे निकलवाने में हफ्तों लग जाते हैं, वहां कैश साइकिल को इतना श्रिंक करना कैसे पॉसिबल हुआ? ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके पीछे उनकी डीप टेक और एआई ड्रिवन बिलिंग प्रोसेस काम कर रही है। एआई बिलिंग? हाँ, नॉर्मली B2B लॉजिस्टिक्स में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को बिल भेजने और वेरीफाई करने में बड़ा वक्त लगता था, बिल्कुल। क्योंकि मैनुअल प्रूफ ऑफ डिलीवरी चेक करना पड़ता था। अच्छा। अब इनका एआई सिस्टम इंस्टेंटली फिजिकल प्रूफ ऑफ डिलीवरी को स्कैन करता है, वेरीफाई करता है और क्लाइंट को इनवॉइस प्रैक्टिकली रियल टाइम में जनरेट हो जाता है। अरे वाह, वही प्रोसेसिंग का काम जो पहले हफ्ते या 38 दिन लेता था, अब मशीन ने उसे 11 दिन पर ला दिया है। कमाल है। यानी पैसा मार्केट में फंसा नहीं रहता, बल्कि जल्दी बैंक में आ जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है, स्ट्रिक्ट क्लाइंट सिलेक्शन। उन्होंने क्लियर किया कि उन्होंने कुछ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे क्विक कॉमर्स के वेयरहाउसिंग से बाहर निकलने का स्टेप लिया। अच्छा, स्मार्ट मूव। जो बिजनेस जल्दी कैश कलेक्ट करता है, उसके पास उन साइड हसल्स या नए वेंचर्स में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने की पूरी आज़ादी होती है। अगर हम पेयर कंपैरिजन की बात करें, तो स्क्रीनर डेटा के हिसाब से ब्लू डार्ट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE लगभग 16.64% है और TCI का 19.54% के आसपास है। और डिलीवरी का ओवरऑल ROCE भले ही फिलहाल 2.82% दिख रहा हो, क्योंकि नए बिजनेसेस अभी लॉस में हैं, लेकिन उनका कोर ट्रांसपोर्ट ROIC ऑलरेडी 16% पर है, जो इंडस्ट्री के बेस्ट पीयर्स को सीढ़ी टक्कर दे रहा है। तो ये जो 16% ROCI और इतनी क्रेजी एफिशिएंसी हम कोर ट्रांसपोर्ट में देख रहे हैं, ये सिर्फ अच्छी मैनेजमेंट या स्मार्ट क्लाइंट सिलेक्शन का नतीजा नहीं लगता। मुझे लगता है इसके पीछे डीप टेक, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का एक स्ट्रक्चरल लेवरेज है। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और यही हमें उनके अल्टीमेट कंपेटिटिव मोड की तरफ ले जाता है। डैशबोर्ड का डेटा शो करता है कि इनका कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटेंसिटी, जो कुछ साल पहले 7.8% थी, वो अब गिरकर 4.7% हो गई है और मैनेजमेंट इसे और नीचे 4% तक लाने का प्लान बना रही है। जबकि इनका वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। यही वो जगह है जहां सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मैजिक शुरू होता है। वो कैसे? इन्होंने अपना बेस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना लिया है। करीब 22.9 मिलियन स्क्वायर फीट का स्पेस इनके पास है। अब इन्हें नए वेयरहाउसेस बनाने में उतना पैसा नहीं खर्चना पड़ रहा। उसके बजाय इनका फोकस उस एग्जिस्टिंग स्पेस से AI के जरिए ज्यादा आउटपुट निकालने पर है। इनके टेक इनोवेशंस की लिस्ट वाकई लंबी है। उनका अपना प्रोप्राइटरी नक्शा LLM स्वीट है, AI पावर्ड राउटिंग के लिए डिलीवरी मैप्स है, वॉइस IQ है और फिजिकल ऑपरेशंस में मेगा गेटवेज के अंदर उन्होंने ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट्स यानी AMRs और ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स ASRS लगा रखे हैं। एग्जैक्टली, डीप टेक इंटीग्रेशन। पर यहाँ मुझे वाकई शक हो रहा है। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में AI और रोबोटिक्स दोनों ही कितने एक्सपेंसिव होते हैं। इन हाईटेक सिस्टम्स को डिप्लॉय करना और AI को लगातार चलाने की इन्फरेंस कॉस्ट्स, क्या ये आने वाले सालों में कंपनी के मार्जिन्स पर उल्टा एक भारी दबाव नहीं डालेंगे? मैं मान ही नहीं सकती कि रोबोट्स लगाना और AI मॉडल्स चलाना सस्ता पड़ रहा होगा। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या टेक पर आज किया गया खर्च फ्यूचर की ग्रोथ रोकेगा या उसे फ्यूल करेगा? लॉजिस्टिक्स में टेक का असर किसी टिपिकल सॉफ्टवेयर कंपनी से थोड़ा अलग तरह से होता है। अच्छा, कैसे? ये ऑटोमेशन और AI एक्चुअल में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉफिटेबिलिटी और मैसिव कॉस्ट रिडक्शन लेकर आते हैं। जैसे ही AI लगाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, क्लेम्स हैंडलिंग और एड्रेस रेजोल्यूशन जैसी चीजें इंस्टेंट हो जाती हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन, इसका क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि इंडिया में एड्रेसेस बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। कोई लिखता है पीपल के पेड़ के पास, कोई लिखता है मंदिर के पीछे वाली गली। हाँ, ये तो है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। पहले इन एड्रेसेस को समझने और सही राउट पर पार्सल डालने के लिए हजारों इंसानों की जरूरत पड़ती थी। अब इनका नक्शा LLM और डिलीवरी मैप्स AI उस अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को समझकर ड्राइवर के मोबाइल पर एग्जैक्ट पिन पॉइंट राउट बना देता है। ओह, दैट मेक्स सेंस। इससे मिड माइल और लास्ट माइल राउटिंग फास्ट हो जाती है। क्लेम्स प्रोसेसिंग में प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत बहुत कम रह गई है। ऑपरेशंस फास्ट हुए हैं और ऑपरेशन की पर यूनिट कॉस्ट गिर गई है। समझ गई। यानी सॉफ्टवेयर बेसिकली ह्यूमन बॉटलनेक्स को हटा रहा है और एरर्स कम कर रहा है। लेकिन फिजिकल रोबोट्स का क्या लॉजिक है? वो तो और भी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होते हैं ना? फिजिकल रोबोट्स का गेम और भी बड़ा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर नेटवर्क डेंसिटी
और लेबर मार्केट से जुड़ा है। ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स और ASRS नेटवर्क की एफिशिएंसी को एक ऐसे लेवल पर ले जाते हैं जहां लेबर शॉर्टेजेस या वेज इन्फ्लेशन का कंपनी पर असर बहुत कम हो जाता है। लेबर इन्फ्लेशन मतलब बढ़ती हुई सैलरी? बिल्कुल, हाँ। हमेशा याद रखना चाहिए कि ह्यूमन लेबर की कॉस्ट वक्त के साथ बढ़ती ही है। मिनिमम वेज बढ़ती है, लेबर लॉज स्ट्रिक्ट होते हैं, पर दूसरी तरफ रोबोट्स की पर पार्सल सॉर्टेशन कॉस्ट स्केल के साथ लगातार गिरती है। ये पॉइंट है। एक बार आपने रोबोट खरीद लिया तो वो 24 घंटे काम कर सकता है, बिना थके और बिना ओवरटाइम मांगे। यही AI और रोबोटिक्स इन्वेस्टमेंट्स आने वाले सालों में डिलीवरी के लिए एक सस्टेनेबल ऑपरेटिंग लेवरेज अनलॉक करेंगे। कैपेक्स परसेंटेज इसलिए गिर रहा है क्योंकि ऑटोमेशन अब अपना असली रंग दिखा रहा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मेरे ख्याल से इस टेक मोट, AI ड्रिवन बिलिंग, फाइनेंशियल टर्नअराउंड और कोर एफिशिएंसी की इस सॉलिड कहानी को मार्केट का स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह देख और समझ चुके हैं। बिल्कुल, और एक कन्विक्शन उनके ओनरशिप पैटर्न्स में साफ झलक रहा है। अगर हम स्क्रीन पर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एक बहुत ही आई ओपनिंग ट्रेंड दिखता है। वो कौन सा? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs की ओनरशिप जून 2023 में सिर्फ 14.58% थी, लेकिन लगातार खरीदारी के बाद मार्च 2026 में ये ड्रास्टिकली बढ़कर 36.27% हो गई है। That's a huge jump. वहीं दूसरी तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs का स्टेक लगातार गिरते हुए अब 48.23% तक आ गया है। तो ये शेयर होल्डिंग शिफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का अपना स्टेक इस तेजी से बढ़ाना एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कन्विक्शन दिखाता है। वो इस कंपनी को अब एक क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर नहीं बल्कि अगले 10 साल की ट्रेजेक्टरी पर देख रहे हैं। और एक आम रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या DIIs का ये मैसिव 36% स्टेक सच में उस लॉन्ग टर्म कन्विक्शन का सिग्नल है? क्योंकि अगर हम डैशबोर्ड को देखें तो वहां कुछ सीरियस की रिस्क्स भी क्लियरली मेंशन किए गए हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्क्स तो हर बिजनेस में होते हैं। क्या रिस्क्स हैं वहाँ? जैसे ई-कॉम एक्सप्रेस इंटीग्रेशन के चैलेंजेस और मार्जिन प्रेशर्स। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स स्पेस में इंटेंस कंपेटिटिव प्राइसिंग प्रेशर है। हर कोई एक दूसरे से कम दाम पर डिलीवरी देना चाहता है। फिर बढ़ते एम्प्लॉय कॉस्ट्स और उनके नए लॉस मेकिंग वर्टिकल्स में लगातार कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं। इन सब रिस्क्स के बावजूद एनुअल इन्वेस्टर डैशबोर्ड ने डिलीवरी को ओवरऑल स्कोर 9.6 आउट ऑफ 10 और वेरी बुलिश लॉन्ग टर्म कंपाउंडर का फाइनल वर्डिक्ट दिया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन शॉर्ट टर्म रिस्क्स को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो हमें सिर्फ लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे मैक्रो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को देखना होगा। न्यूट्रली स्पीकिंग, पूरे देश में गिग वर्कर लॉज और मिनिमम वेजेस लगातार बढ़ रहे हैं। उनके राइट्स और बेनिफिट्स पर रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। राइट। इन रेगुलेशंस की वजह से ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए अपनी खुद की इन हाउस यानी फर्स्ट पार्टी या 1P लॉजिस्टिक्स चलाना बहुत कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। वो लोग अपना सामान बेचना चाहते हैं, लॉजिस्टिक्स और लेबर लॉस का हेडेक नहीं पालना चाहते हैं। ओह, तो इसका सीधा फायदा डिलीवरी जैसी थर्ड पार्टी यानी 3P लॉजिस्टिक्स कंपनीज को मिल रहा है। एग्जैक्टली। DIIs इस पूरे माइक्रो ट्रेंड को बहुत करीब से देख रहे हैं। जब 1P लॉजिस्टिक्स महंगी होती है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली 3P प्रोवाइडर्स के पास शिफ्ट होता है और 3P स्पेस में डिलीवरी जैसा स्केल, 1 बिलियन शिपमेंट्स की डेंसिटी और 16% ROIC किसी और के पास फिलहाल नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। DIIs इस ऑटोमेशन ड्रिवन स्ट्रक्चरल प्रॉफिटेबिलिटी को एक कैपिटल कंपाउंडर के रूप में देख रहे हैं। उन्हें पता है कि ई-कॉम एक्सप्रेस इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन बग्स या नए वर्टिकल्स के शॉर्ट टर्म रिस्क्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि जब मैक्रो एनवायरनमेंट पूरी तरह से 3P लॉजिस्टिक्स के फेवर में शिफ्ट हो रहा है तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स उन शॉर्ट टर्म रिस्क से कहीं ज्यादा बड़े हैं। यही वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इसमें वैल्यू दिख सकती है। वाओ! तो अगर इस पूरे डीप ड्राइव को एक साथ जोड़कर समराइज किया जाए तो सबसे बड़ा टेकअवे ये निकलता है कि सिर्फ ट्रक्स खरीदना और गोडाउन बनाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बेटा और डेप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किसी भी ट्रेडिशनल ऑपरेशंस हेवी इंडस्ट्री में एक ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकता है। आज के दौर में एक बेहतर सप्लाई चेन सिर्फ पार्सल्स को इधर से उधर नहीं करती, बल्कि वो AI और रोबोटिक्स का यूज करके पूरी देश की ई-कॉमर्स इकोनॉमी को एक नई और प्रॉफिटेबल रफ्तार देती है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे किसी भी ऑब्जर्वर को समझना चाहिए वो ये है कि इन नंबर्स के पीछे की रियल इंजन असल में इंजीनियरिंग है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एआई बिलिंग और वेयरहाउस ऑटोमेशन ही उन्हें उस नेगेटिव कैश फ्लो के दलदल से निकालकर पॉजिटिव एनुअल प्रॉफिट तक लाया है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब स्केल और टेक्नोलॉजी सही ढंग से मिलते हैं तो ऑपरेशनल लेवरेज और एफिशिएंसी अपने आप आती है। एकदम सही कहा। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जिस तेजी से डिलीवरी अपनी प्रोप्राइटरी LLMs जैसे नक्शा, AI राउटिंग और ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट्स का नेटवर्क पूरे देश में बिछा रही है, क्या ये पॉसिबल है कि अगले 5 से 10 सालों में फिजिकल लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से ड्राइवरलेस या फुली ऑटोनॉमस हो जाएं? दैट्स अ वाइल्ड थॉट। और अगर सच में ऐसा हुआ कि ट्रक्स खुद चल रहे हैं और रोबोट्स पार्सल सॉर्ट कर रहे हैं बिना किसी इंसान के, तो क्या बाकी सभी ट्रेडिशनल सप्लाई चेन कंपनीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? इस आने वाले फ्यूचर और उस तेज रफ्तार ट्रेन के नए AI इंजन के बारे में सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखने का ये सिलसिला जारी रखिए।